बड़े लोगों के लिए उनके लिए कोर्ट रात को भी खुल जाती है, बहुत केसेस हैं, और आम आदमी के लिए वही तारीख लेने में एक साल का समय लग जाता है। जो बिग नेम्स हैं वो थोड़ा बहुत उनसे जजेस डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होते हैं। चाहे हम बात करें रोहिणी कोर्ट में शूट आउट की। राजधानी दिल्ली के रोहिणी से खबर है, जहां शुक्रवार शाम को गोलियों की गूंज से दहशत मच गई। या हम बात करें साकेत कोर्ट में, ये इंसिडेंट जो हुए हैं आपने जो बताया, ये अपने आप में शो करते हैं कि हाँ लॉयर्स का जो लाइफ है वो सेफ नहीं। उसमें उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को ही पॉइजन देके सबको मार दिया था। ये एलिगेशंस थे प्रोसिक्यूशन के। अल्टीमेटली कोर्ट ने उसके डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट किया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। पर लेकिन अगर तुम्हें प्रोसीजर नहीं सीखा और स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट चले गए तो तुम्हारी इस मामले में ये वीकनेस हमेशा रहेगी। ये बड़ा सरप्राइजिंग हुआ है, मैं जो बताना जा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, हर एक आम आदमी का क्वेश्चन हो सकता है, जो जस्टिस है वो सही समय पे नहीं मिलता है। यस, बिल्कुल। जस्टिस पब्लिक के बीच में ना लॉयर को लेकर ना एक बहुत बड़ा डायलेमा होता है कि लॉयर्स बड़े पावरफुल होते हैं। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि मोर देन 70% लॉयर कौन से ऐसे स्पेशलाइजेशन है कि जिनमें हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर काफी सिक्योर हो सकता है। आज के टाइम में 2 फील्ड ऐसे हैं। कुलदीप सेंगर नाम का जो पॉलिटिशियन था, उसको दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने बेल दे दी थी, जब बहुत ही ब्रूटल रेप केस में अंदर। देखिए, बोनाफाइड मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन जो भी जज है। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस पावरफुल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में सिर्फ एक एडवोकेट से ही बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे उस लेगेसी के बारे में जो 1970 से आज तक चलती आई है। तो हम आज जिस लॉयर से बात करेंगे, उनकी फैमिली की लेगेसी ऐसी है कि उन्होंने लॉयर की सेफ्टी, लॉयर की रेस्पेक्ट और लॉयर के राइट्स के बारे में बात करी है। हाँ, मैं आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करना चाहूँगा एडवोकेट राकेश शरावत सर का, जिन्होंने इस लॉयर फ्रेटर्निटी के लिए काफ़ी काम किया है। और वो क्या क्या काम किया है वो आज हम सर के मुंह से ही सुनेंगे। तो बिना देर किए आज के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी पावरफुल एपिसोड्स आप आगे भी देखते रहो। तो सर, आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। नमस्कार। तो सर, पहले ये बताइए कि आपके फादर श्री BS शरावत जी, वो भी लीगल फ्रेटर्निटी में थे और वो अपने आप में एक बहुत ही विजनरी लीडर थे। तो सर, जब आपने अपनी लॉयर की जर्नी स्टार्ट करी तो आपके ऊपर एक कोई लेगेसी का पावर प्रेशर था या मोटिवेशन था? डेफिनेटली लेगेसी का जो इनिशियली प्रेशर होता है, लेकिन मोटिवेशन इसलिए फिर होता है जब देखा कि फादर ने इस तरीके से इस फील्ड में काम किया है, तो उससे मोटिवेट हुआ मैं भी। ठीक है। और मैंने भी आगे चल के उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए इस फील्ड में काम किया। और बार काउंसिल में मैं पिछले 20 साल से लगातार कंटिन्यू में बार काउंसिल के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी के लिए काम कर रहा हूँ। सर, ये बताओ फिर, जैसे उस टाइम पे 1970s के आसपास हम कहते हैं कि रिसोर्सेज की भारी कमी थी, लोग पढ़ते ही नहीं थे, और उस टाइम पे आपके फादर इतने बड़े पद तक पहुंचे, और मेरे हिसाब से शायद दिल्ली देहात में सबसे पहले वो जीत के आए थे हमारे एरिया में। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा और कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, आप मैं हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताओ डिटेल में। मेरे फादर पहले गवर्नमेंट जॉब में थे। अच्छा। उन्होंने रिज़ाइन किया, लॉ किया और इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया। ठीक है। उनके अंदर एक दिल्ली देहात के लिए कुछ करने की इच्छा थी, क्योंकि हमारा जो गाँव से जो लिटिगेंट हैं उसको बड़ी प्रॉब्लम फेस होती थी, क्योंकि इधर एजुकेशन कम थी, वकील बहुत कम थे। मेरे ख्याल से पूरे साउथ दिल्ली में 1 या 2 वकील थे जब हम छोटे थे, जब हम सुनते थे। तो फादर ने ये डिसाइड किया और जैसे ही प्रोफेशन ज्वाइन किया, पूरी ऑल ओवर दिल्ली में देहात से सारा जो क्लाइंट था उन्होंने उनके पास आया, उन्होंने उनकी मदद की और वो अपने उस उद्देश्य में कामयाब हुए जिस उद्देश्य से उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। और गांव के लोगों की उन्होंने भरपूर मदद करी। तो ऐसे क्या उन्होंने काम किया था सर? सबसे पहले जो लिटिगेंट होता है उसको यही नहीं पता होता कि उसको क्या केस फाइल करना है, उसके राइट्स क्या हैं। यहाँ पे मिसगाइड करने वाले एलिमेंट्स भी बहुत होते हैं। बिल्कुल। तो उन चीज़ों से उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया। ठीक है।
सेकेंडली जो एग्जॉर्बिटेंट फीस बाकी एडवोकेट्स मांगते थे, उन्होंने बड़ी नॉमिनल फीस में उनका काम करके दिया। उससे एक फ़ायदा हुआ, एक तो लिटिगेंट्स को फ़ायदा हुआ जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, दूसरा उनका नाम सर्कुलेट हुआ अच्छा। कि उन वकील साहब के पास जाओ, वो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत एक किफ़ायती उसमें काम कर देते हैं। तो सर आपने अपने फादर साहब को देखा कि वो हेल्प का आउट कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो नीडी हैं और वो उनके लिए केसेस लड़ रहे हैं, तो क्या आपका स्टार्टिंग से ही ये था कि मैं इसको इस पर्टिकुलर फील्ड में आना है, या आपका मन ये भी था कि मैं कहीं और कुछ अच्छी सी जॉब करूं? नहीं, मेरा डे फर्स्ट से ही सिर्फ ये था कि मेरे को लॉयर बनना है। अच्छा। मैंने 12th पास की तो उस वक्त 5 ईयर कोर्स स्टार्ट ही हुआ था। अच्छा। मैंने MDU रोहतक में 5 ईयर कोर्स था, उस वक्त आसपास कहीं नहीं था। मैं वहाँ जाके एडमिशन लिया और आफ्टर 12th मैंने वहाँ से 5 ईयर कोर्स कंप्लीट करके एट द एज ऑफ 22 आई वाज लॉयर। ओके। हाँ, तो आई थिंक आई वाज द यंगेस्ट लॉयर जब मैंने 22 साल की एज में कोई नहीं होता था उस वक्त। अच्छा। ये 10+2+ या 3 ग्रेजुएशन के बाद ही करते थे। मैंने एक साल जो मुझे मेरा बचा तो वो मैं एट द एज ऑफ 22 एडवोकेट बन गया था। तो ये बताओ सर कि उस टाइम पे जब आप लॉयर बने तो सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या था और क्या कुछ आपने झेला हुआ है, वो ऑडियंस को बताओ ताकि उनको पता चल सके कि सिर्फ टैग ही लॉयर का नहीं होता, उसके साथ क्या क्या स्ट्रगल्स आती हैं। मैं लॉ करके आया था MDU रोहतक से। ठीक है। यहाँ की कल्चर और वहाँ पे डिफरेंस तो है ही। दिल्ली से जो DU से करके आते हैं, मैंने सबसे पहले चीज़ नोटिस की लैंग्वेज प्रॉब्लम जो होती है। ठीक है। जो भी दिल्ली देहात से आते हैं डेफिनेटली उनकी वो फ्लावरी लैंग्वेज नहीं होती। तो मैंने सबसे पहले वो चीज़ महसूस की कि भाई ये अगर इस पे मैंने काम नहीं किया तो ये पॉसिबल नहीं होगा इसमें आगे बढ़ के इस फील्ड में आगे निकलना। मैंने बहुत कोशिश की, अपनी लैंग्वेज पे कमांड किया। फिर मैंने हाई कोर्ट में केसेस इंडिपेंडेंटली आर्ग्यू करने शुरू करे। अच्छा। तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया। और इनिशियली ये प्रॉब्लम, अगर तुम्हारे पास लैंग्वेज का बैरियर होता है तो उसमें हर वकील को, नए वकील को हाई कोर्ट में प्रॉब्लम आती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो वो फिर भी काम चला लेता है मिक्स लैंग्वेज करके, लेकिन हाई कोर्ट में तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आर्ग्यू करना पड़ता है। तो उस चीज़ को मैंने महसूस किया और मैंने इस डिफ़िकल्टी को धीरे धीरे ओवरकम किया। देयर आफ्टर आई आर्ग्यू इंडिपेंडेंटली। ओके। तो सर एक बात बताओ कि जब आपने सबसे पहले अपना केस लड़ा था तो आज वो मोमेंट याद है कि सबसे पहले केस आप कौन सा जीते थे और वो किसके अंगेज था और क्या पर्पस था उस पर्टिकुलर केस का? मेरे को सबसे पहला केस कोर्ट से मार्क हुआ था। एमिकस क्यूरे होते हैं जो एडवोकेट नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है। तो कोर्ट में जुडिशियल ऑफिसर हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कौन यंगेस्ट लॉयर्स में से मेहनत करके काम कर रहा है। मैंने किसू साहब के साथ काम किया जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है। तो जजेस ऑब्जर्व करते थे, मैं उनको जब असिस्ट करता था। तो मेरे को एक केस मार्क हुआ जस्टिस YK सब्रवाल, फॉर्मर CGI, जब दिल्ली हाई कोर्ट में थे। ठीक है। उन्होंने क्रिमिनल बेंच वो हेड कर रहे थे, उन्होंने मर्डर रेफरेंस मेरे को मार्क किया। अच्छा। जिसमें डेथ सेंटेंस का सेंटेंस था। बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है ये, क्योंकि किसी की लाइफ और डेथ का सवाल है। बिल्कुल। लेकिन जजेस ने मेरे पे कॉन्फिडेंस रिपोज करते हुए, क्योंकि उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस एज ए जूनियर नोटिस की थी, तो वो मुझे मार्क हुआ। ये आज भी याद है, जानकी दास वर्सेस स्टेट रिपोर्टेड जजमेंट है। उसमें उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को वही पॉइजन दे के सबको मार दिया था। ये एलिगेशंस थे प्रोसिक्यूशन के। वो केस मैंने बहस किया, पूरा 1 महीना कोर्ट में बहस चलती रही। ठीक है। अल्टीमेटली कोर्ट ने उसके डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट किया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। अच्छा। तो उस वक्त मेरे को एटलीस्ट मुझे ये हुआ कि मैंने किसी को फांसी के उससे बचाया, तो बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि यंग एज में ये मैक्सिमम सेंटेंस वाला केस था जो सिर्फ लिमिटेड लॉयर्स ने आज तक किया होगा। तो सर वो जीतने की खुशी कैसी थी उस टाइम पे, कैसा महसूस कर रहे थे? क्योंकि किसी भी फर्स्ट लॉयर के लिए जब वो पहला अपना केस लड़ता है तो जीतने का क्या होता है, मतलब वो कैसा महसूस करता है? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। अच्छा। एंड मोर ओवर द जजेस हैज ऑब्जर्व्ड इन द जजमेंट कि जो मैंने मेहनत की है, जिस हिसाब से मैंने केस को पुट किया है बिफोर द बेंच,
उन्होंने स्पेशल अप्रिशिएशन जजमेंट में मेंशन किया, अच्छा। तो उससे एक इंकरेजमेंट मिलता है। और जब अपने यारों दोस्तों को मैंने ये बताया और उन्होंने वो जजमेंट पढ़ा, तो सबने मेरी बड़ी तारीफ की, और तारीफ तो आपको पता ही है, अच्छा लगता ही है। बिल्कुल सर। तो सर एक चीज बताओ कि आपने फैमिली प्रिविलेज भी देखा है और आपने फर्स्ट जनरेशन लॉयर के स्ट्रगल्स भी देखे हैं। तो आज हम हमारे ऑडियंस को बताओ कि जो नए बच्चे आ रहे हैं इस पर्टिकुलर लॉ फैटर्निटी में, तो वो स्टार्टिंग में क्या स्ट्रगल फेस करते हैं और क्या सिस्टम से उनको कोई हेल्प आउट मिल पाती है? नहीं। देखिए, स्ट्रगल तो जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है उसको करना ही, फेस करना ही पड़ता है। अच्छा। हमने भी स्ट्रगल किया था, चाहे मैं मेरे फादर इस फील्ड के बहुत बड़े अपने इस प्रोफेशन में थे, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना एडवांटेज हुआ कि मेरे को वर्क असाइन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा। आज की जनरेशन में वर्क मिलना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आज की जनरेशन में एडवांटेज है, उनको नॉलेज बहुत है, उनमें नॉलेज है, लेकिन वो उस नॉलेज को क्या यूज करने में अभी उनको वो पेशेंस नहीं है। वो ये उनके अंदर एक सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वी नो एवरीथिंग, और उसमें वो मार खा जाते हैं। ठीक है। और ये चीजें जो एक्सपीरियंस से आती हैं, वो एक्सपीरियंस ही सिखा सकता है। जब आप यहाँ पे क्योंकि अब आजकल गूगल में सब कुछ पता है, उनको अवेलेबल तो सब कुछ है अपने उनकी टेबल पे, लेकिन उनको रिप्रोड्यूस करना नहीं आ रहा है, जज को कन्विंस करना नहीं आ रहा है, उनको वो कोड क्राफ्ट नहीं आ रही है जो हमने अपने सीनियर से सीखी थी। ठीक है। आज की जनरेशन कहती है कि मैं सीखना नहीं, मुझे सब कुछ आता है। वो जो पहले 2-3 साल की जो ट्रेनिंग एज ए जूनियर होती है, वो सीखना नहीं चाहते हैं, और जब तक वो सीखेंगे नहीं उनको डिफिकल्टीज आएंगी। ये बिल्कुल। तो ये बताओ कि कोई बच्चा नया अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है इसी में, और वो अपनी LLB करके आया है, तो उसका सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कितना टाइम उसको उस प्रोसेस में देना है? उसको सबसे पहले मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रोसीजरल एस्पेक्ट सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। ठीक है। 50% यहाँ पे प्रोसीजर है, लॉ तो बहुत बाद में आता है, तो वो प्रोसीजर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीख पाओगे। ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस की फाइल बन गई, अगर आपने वो प्रोसेस ट्रायल का पूरा कर लिया, तो हाई कोर्ट में तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट है, उसी फाइल पे होना है। ठीक है। वो तुम हाई कोर्ट में लेटर ऑन भी जाके कर सकते हो, जब तुम्हारी लैंग्वेज ठीक ठाक है, तो तुम्हें फाइल के बारे में पता है, तुमने कोई केस किया हुआ है नीचे, तो हाई कोर्ट में तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे यू कैन आर्ग्यू इजीली। ठीक है। पर लेकिन अगर तुमने प्रोसीजर नहीं सीखा और स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट चले गए, तो तुम्हारी इस मामले में ये वीकनेस हमेशा रहेगी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अंदर एविडेंस जब कराना होता है ट्रायल कोर्ट लॉयर को, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो होता है, जिसको एविडेंस कराना आ गया उसको समझे पूरा केस करना आ गया। अच्छा। हाँ, तो हाई कोर्ट के अंदर क्योंकि ओरिजिनल साइड में सिविल को छोड़ के एविडेंस का कोई प्रोविजन नहीं है, सारी अपील्स हैं, क्रिमिनल साइड देख लो, बेलें हैं, या सिविल साइड में देख लो RFA वगैरह हैं, उसमें अगर नीचे ट्रायल में अगर आपने एविडेंस नहीं कराया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी रहेगी। तो किसी भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर को सबसे पहले किसी सीनियर के नीचे काम सीखना चाहिए जी। और कितना टाइम देना चाहिए सर? ये डिपेंड करता है, कोई 2 साल में सीख लेते हैं, जितना आप अपना टाइम डिवोट करोगे। मिनिमम मेरे हिसाब से 2-2.5 साल तो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। चाहिए। और बाई चांस हम सोचते हैं कि जैसे किसी पर्टिकुलर एक बंदे ने 2-2.5 साल किसी के सीनियर के नीचे काम किया है, तो क्या उसके बाद कितने % चांसेस है वो अपना खुद का ऑफिस खोल के अपनी जिंदगी के व्यापन कर सकता है? देखिए, अगर नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिल्कुल। डेफिनेटली केस आने में टाइम लगता है। वकील को ऑलराउंडर होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज भी चाहिए, सोशली एक्सेप्टेंस भी चाहिए, एक सोसाइटी में उसकी एक इमेज होनी चाहिए कि बड़ा सिंसियर है, कोर्ट में जाने में टाइमिंग में बहुत पंक्चुअल है। तो अगर उन्होंने ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन में इनकलकेट कर ली, तो कोई डाउट नहीं है वो देर सवेर जरूर कामयाब होगा। ठीक है। तो एक सर एक चीज़ और बताओ कि नेटवर्किंग बड़ा रोल प्ले करती है इस फील्ड में? डेफिनेटली। जैसे फिल्म स्टार्स हैं, उनकी भी नेटवर्किंग ही काम आती है, आपने देखा है। बिल्कुल। जो मीडिया से कनेक्टेड होता है वो चलता है। इसमें भी नेटवर्किंग तुम्हारी एज अ
गुडविल जो तुम्हारी है वो आम आदमी तक पहुंचनी है। वो कैसे पहुंचेगी? अगर आपके पास जो केस आए हैं, मान लो 10 क्लाइंट हैं और तुम केस कर रहे हो, और आपने दसों में अगर परफॉर्मेंस दे दी, तो 10 आदमी अपने जानकारों को बताएंगे। बिल्कुल। तो उस हिसाब से आपकी नेटवर्किंग इसमें बनती है। अच्छा। और वो नेटवर्किंग बनने में थोड़ा टाइम लगता है, पर एक बार बन गई, अगर क्लाइंट आपसे रिपीट का आ गया, तो इसका मतलब नाउ यू आर परफेक्ट एडवोकेट। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो सर मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर फील करता है वो कि वो अपने ना मंथली एक्सपेंसेस में नहीं निकाल पाते। तो उनके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो रहती है कि कल को उनका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। और दूसरी बात आपने खुद ही बोला है कि कम से कम एक अच्छा लॉयर बनने में कम से कम 3 से 5 साल तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको किसी के नीचे काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उस टाइम पे उसको अपना जब जीवन व्यापन करना है तो ऐसा क्या कर सकता है कि उस हसल को भी वो साथ के साथ करता रहे और साथ में उसकी जो डेली लाइवलीहुड की जो चीज़ें हैं वो उसको अफोर्ड कर पाए। आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा जो मीडिया का फैक्टर है, नॉलेज तो वो बुक से आदमी पढ़ सकता है, बिल्कुल। अपने ऑफिस में बैठ के कर सकता है। बिल्कुल। अपनी रील बनाए और जो आम आदमी के लिए जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में छोटी छोटी रील बनाना शुरू कर दें, वो फेसबुक पे पोस्ट कर दें। केसेस के बारे में नॉलेज वो अगर अपने रील बना के डाल दे, तो उनमें एडवोकेट्स को भी फायदा होगा बिल्कुल। कि इस पॉइंट पे लेटेस्ट जजमेंट ही आई है। जैसे अब मैंने कई फेसबुक पे देखा है कि वुमेन्स राइट के ऊपर जो है काफ़ी लॉयर्स बना रहे हैं। तो ये धीरे धीरे अगर मान लो आपने ये शुरू कर दिया, तो इससे भी थोड़ा बहुत सोर्स ऑफ इनकम आपका बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। और जब आपको नॉलेज होएगी और लोग आपको देखेंगे, तो वो आपको बार बार आपकी रील को जब देखेंगे तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। बिल्कुल। तो ये आज के टाइम पे वो कर सकते हैं। सेकेंडली, वो एनजीओज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एनजीओ को उनके पास काम होता है। अच्छा। वो थोड़ा सा मिनिमम उसमें पैसे में, अगर फीस में वो काम वो चाहते हैं एनजीओज, तो उनके माध्यम से वो अपना थोड़ा खर्चा चला सकते हैं। ठीक है। और तीसरा, वो उन्होंने अपने आप को अपना बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है उसको 2 स्टेप सर्विस मिले, बिल्कुल। हैरेसमेंट ना हो। क्योंकि वकीलों के ये कंप्लेंट्स भी आती हैं, फीस ले ली, केस नहीं फाइल किया, ज़्यादा फीस ले ली। तो इस तरीके से अगर वो काम में इंडल्ज नहीं होगा, तो उसकी गुडविल बनेगी और लोग उसको अप्रोच करेंगे फिर। बिल्कुल साहब। तो सर एक चीज़ बताओ कि आपने देखा हुआ कि पब्लिक के बीच में ना लॉयर को लेकर ना एक बहुत बड़ा डायलेमा होता है कि लॉयर्स बड़े पावरफुल होते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या आपको लगता है कि जितने भी लॉयर्स हैं उनको रियल लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल देखने को पड़ता है और बहुत सारी हरेसमेंट भी उनको भी झेलनी पड़ती है? ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि मोर देन 70% लॉयर आर फेसिंग हार्डशिप। ओके। क्योंकि एक तो दिल्ली में अब 2 लाख से ज़्यादा एडवोकेट एनरोल हो चुका है दिल्ली बार काउंसिल से। ठीक है। तो वॉल्यूम ज़्यादा है और वर्क जो है वो थोड़ा अब उनको एलोकेट कम होगा उसी रेशो में। और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी आ गई, डीएलएसए, आर्बिट्रेशन। तो ये जो काम कम हो रहा है उससे हर वकील थोड़ा थोड़ा परेशान जरूर है और वो हार्डशिप फेस कर रहा है इस मामले में। ठीक है। बाकी लेकिन देर सवेर अगर मान लो इनिशियल स्टेज पे तो ये मार्क हो जाते हैं डीएलएसए के लॉयर ये, लेकिन वो प्रॉपर उनको हैंडल नहीं कर पाते। तो अपील की स्टेज पे आपके पास अगर तुम में सब्सटेंस है, तुम्हारी नॉलेज है अगर लॉ के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी स्टेज पे वो केस जरूर आएगा आपके पास। पर इनिशियली नीचे ग्राउंड लेवल पे रियलिटी हार्ड रियलिटीज वो फेस कर रहे हैं। ठीक है। तो सर फिर यही बताओ कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड है ना बड़ा आगे बढ़ रहा है और इतनी सारी न्यू स्पेशलाइजेशंस भी आ गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में लॉयर की फील्ड में कौन से ऐसे स्पेशलाइजेशन है कि जिनमें हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर काफ़ी सिक्योर हो सकता है और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी? बिल्कुल। अब आज के टाइम में 2 फील्ड ऐसे हैं, जैसे पेटेंट लॉ। अच्छा। उसका बहुत स्कोप है, अभी ग्रे एरिया है वहाँ पे, इतना बहुत लिमिटेड लॉयर्स हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक है। और ये आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया एक हब बन जाएगा
और यहाँ पे सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आनी है, तो उनका वो अपने पेटेंट कराएंगे अपने जो प्रोडक्ट हैं, उससे फील्ड में काम कर सकते हैं। दूसरा साइबर लॉ, अच्छा। इसमें बहुत ज़्यादा है स्कोप है, क्योंकि ये अभी डेवलप हो रहा है। तो इन फील्ड में अगर अभी करें, उसके बाद आपका ये एग्रीमेंट्स वगैरह जो तुम करते हो बिटवीन द कंपनीज, उसके अंदर बहुत स्कोप है। जो आपका टेबल वर्क होगा, जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं, वो इन लैक्स ड्राफ्टिंग का ले लेती हैं। जो एक आम वकील को नीचे मुश्किल से 2,000 रुपये मिलते हैं, वो 20 लाख ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो इतना, अगर मान लो अगर आपको इस फील्ड में आप आते हो और मल्टीनेशनल उसके कंपनीज के आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं, तो यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। ठीक है। तो सर एक चीज़ और बताओ कि मैंने जब आपके बारे में पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यू वर को चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। तो अब ये बताओ कि जो चेयरमैन की जो कुर्सी है, बाहर से ऐसा लगता है कि कितनी पावरफुल कुर्सी है। क्या कभी आपको ये फील हुआ कि यार इस कुर्सी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है? डेफिनेटली मैं चेयरमैन था 2022 में। ठीक है। और उस वक्त जब 2000 लॉयर्स के तुम्हारे पास जिम्मेवारी होती है उनके वेलफेयर की, तुम्हें कोऑर्डिनेशन देखना होता है जुडिशरी और बार और बेंच के बीच में, तुम्हें लॉयर्स को डिसिप्लिन भी करना होता है। बिल्कुल। तो इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें हर फील्ड को देखना होता है, उनके वेलफेयर के बारे में, क्योंकि जब आज के टाइम पे इस टेन्योर में बार काउंसिल के में पहली बार बार काउंसिल ने एडवोकेट्स को मेडिकल स्कीम प्रोवाइड कराई। अच्छा। उससे पहले कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है चेयरमैन की, और वो भी टीम के साथ मिलके काम करता है। हम एक चेयरमैन होता है, हमारे 24 मेंबर्स होते हैं, हम वो मीटिंग में डिसीजन लेते हैं और उसके लिए हम सब मिल के स्ट्राइव करते हैं। लेकिन चेयरमैन बीइंग हेड ऑफ द फैमिली, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। जी। तो कभी ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट आया जब आपको ये लगा हो कि यार ये कुर्सी तो मैंने ले ली, बट अब मेरे से ये हो रहा है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभालूं कैसे? इनिशियली तो जब आया था तो वर्क प्रेशर था। बिल्कुल। मैंने कहा अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो पर्सनल लाइफ तो ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी। अच्छा। पर मैंने कहा कि ये मौका लाइफ में एक आध बार मिलता है, क्योंकि इट्स अ लक, क्योंकि चेयरमैन बनना इट्स अ बिग अचीवमेंट इन आवर फील्ड। हम आज तक अगर हम देखते हैं मुश्किल से 45 चेयरमैन बने हैं जब 61 से, जो ये एक्ट आया है 61 से। एंड यू आर वन ऑफ देम। आई एम वन ऑफ देम। ओके। तो लेकिन वो ये इसको मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और बहुत काम किया। उस काम में करने में मज़ा भी आया, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हुई। तो सर एक चीज़ बताओ कि आजकल है ना, जब हम इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग लॉयर्स पता नहीं किस चीज़ की वोट मांग रहे हैं कि हमें वोट दो, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का हमें मेंबर बनाओ, ठीक है, सब कुछ बनाओ। तो मेरे को पता लगा कि आप भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेंबर के लिए कंटेस्ट करोगे। तो सबसे पहली चीज़ मेरे को ये बताओ कि लोग आपको वोट क्यों दी? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। और बिना क्यों के वोट देने भी नहीं चाहिए, मैं भी इस मत का ही हूँ। बिल्कुल। मैं पिछले 20 साल से बार काउंसिल में हूँ, ठीक है। और शायद जितना काम मैंने किया है, मैं प्राउडली कह सकता हूँ, उतना कोई भी मेंबर नहीं कर पाएगा। अच्छा। आप दिल्ली के किसी भी कोर्ट में चले जाइए, रोहिणी, द्वारका, कड़कड़ुमा, आपको मेरा नाम कहीं ना कहीं सुनने में मिलेगा। बार काउंसिल का छोटे से छोटा काम और बहुत डिफिकल्ट काम अगर किसी लॉयर का है, तो वो मुझे ही सबसे पहले अप्रोच करता है। मुझे वोट देना चाहिए, क्योंकि इस टेन्योर में हमने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई थी जब मैं वाइस चेयरमैन था 2013 में। ठीक है। हमने एक फंक्शन किया था विज्ञान भवन में, जहाँ पे हमने अपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी को चीफ गेस्ट बनाया था। ठीक है। वहाँ से हमने आवाज़ उठाई थी जब RS गोस्वामी साहब चेयरमैन थे और मैं वाइस चेयरमैन था। विज्ञान भवन से हमने आवाज़ उठाई कि भाई लॉयर को सोशल सिक्योरिटी नहीं है और इनको मेडिकल क्लेम मिनिमम इनका इंश्योर कराया जाए, इनको कैशलेस मेडिकल वो कराई जाए। ठीक है। वहाँ से हम स्ट्राइव करते रहे और अल्टीमेटली हम वी आर एबल टू परसुएड द गवर्नमेंट। और 2018 में
हमने गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए मनाया और 19 में वो स्कीम लागू हो गई। ठीक है। उस स्कीम के तहत जो भी एडवोकेट जो दिल्ली में इनरोल्ड है, जिसका यहाँ पे इलेक्शन कार्ड है, वो उसके लिए एलिजिबल होगा और वो उसको 5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है, जो भी एनरोल्ड करेगा जो भी दिल्ली बार काउंसिल में हो। और सेकेंडली, इन केस ऑफ डेथ, गवर्नमेंट से उसको 10 लाख का लाइफ कवर भी हमने उसमें प्रोविजन करवाया। ठीक है। तो उस स्कीम का बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, क्योंकि एडवोकेट के ऊपर अगर मंथली कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए तो उसका सारा बजट बिगड़ जाता है। और आज के टाइम पे क्योंकि बड़ा स्ट्रेसफुल जॉब है ये, हर वकील को कुछ ना कुछ परेशानी होती है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। और आज के टाइम पे तो जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो सारी डायबिटिक, हार्ट पेशेंट, दुनिया भर की बीमारियाँ हैं जो वकील फेस करते हैं। बिल्कुल। तो उनका इलाज कैशलेस होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इस टेन्योर में हमारे में, इसलिए वोट देना चाहिए। ठीक है। मैंने वर्क को बहुत इजी कराया ऑफिस के माध्यम से। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म हमने अवेलेबल कराए। जो फॉर्म सिर्फ वोट लेने जाना पड़ता था एडवोकेट को, आज ऑनलाइन डाउनलोड करके एनरोलमेंट फॉर्म वो डाउनलोड करके उसको फिलअप करके उसके एक चक्कर बच जाता है वहाँ पे। बिल्कुल। हमने एक और स्कीम दी इंडिजेंट कमेटी की, अच्छा। जिसमें अगर किसी एडवोकेट को की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को हम मंथली पेंशन देते हैं 10,000 रुपया और एक अमाउंट देते हैं 2 लाख रुपए। मैं मेंबर रहा हूँ इंडिजेंट कमेटी का लास्ट तक, और बहुत वकीलों को हमने जिनका अनटाइमली डेथ हो जाती है उनको हमने सुविधा दी है। थर्डली, हमने इनरोलमेंट प्रोसेस जो कि अगर स्टेट में आप जाओ, आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उसके 3 महीने बाद आपका नंबर आएगा ठीक है। इनरोलमेंट के लिए। मैं इनरोलमेंट कमेटी में था, हमने 1 महीने में 15 मीटिंग करी है, हर एक दिन छोड़ के। आज फॉर्म जमा करो, नेक्स्ट डे आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए आप हमें वोट देनी चाहिए। इस टीम ने, इस बार काउंसिल की टीम ने, जिसमें मैं भी था, मैंने हर कमेटी में, डिसिप्लिनरी कमेटी, इनरोलमेंट कमेटी, इंडिजेंट कमेटी, हर एक में मैं इलेक्टेड था। तो मैंने हर एक में काम किया है और जितना भी यंग एडवोकेट है वो मेरे नाम से कहीं ना कहीं वाकिफ़ है कि हाँ, कि राकेश शेरावत उसमें यंगस्टर्स को हेल्प करते हैं, इसलिए मुझे वोट देनी चाहिए उनको। तो सर ने ना बहुत बड़ी बात बोली है कि मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे वोट दो, सर ने ये भी बताया कि क्यों वोट देनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी होती है वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से सेंसिबल डिसीजन ले सकते हो लाइफ में कि हमें करना क्या है। तो जो भी ऑडियंस, जो भी दिल्ली बार काउंसिल में हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि सर ने तुम्हारे सामने रख दिया, उन्होंने किया क्या है। नाउ इट्स ऑन यू कि आप उन बहकावों में जाते हो या आप वहाँ वोट देते हो जहाँ पे किसी ने आगे बढ़ के आपके लिए काम किया। और अगर आप बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कहाँ पे आप एनरोल हो, ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। तो सर एक चीज़ और बताओ कि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में सेफ्टी के ऊपर बड़ा कंसर्न आ रहा है लॉयर्स की, चाहे हम बात करें रोहिणी कोर्ट में शूट आउट की या हम बात करें साकेत कोर्ट में। तो आपको नहीं लगता कि लॉयर्स की जान रिस्क पे है? ये इंसिडेंट जो हुए हैं, आपने जो बताया, ये अपने आप में शो करते हैं कि हाँ, लॉयर्स का जो लाइफ है वो सेफ नहीं है। बिल्कुल। हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग कर रहे हैं और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अगले टेन्योर में हम ये इंश्योर करेंगे किसी भी हालत में, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कि वकीलों को लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल हम ला के दें, ताकि उनकी जो सेफ्टी है, वो जो हमारा मेन कंसर्न है, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी, ये हमारी जिम्मेवारी है कि वकील जब कोर्ट में आए वो सेफ महसूस करे और अपना उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए वो बिना किसी भय के काम कर सके। तो सर आपने ये तो बता दिया कि आपने इस पर्टिकुलर टर्म में काम क्या किया है, बट अगर हमारी लॉयर फ्रेटर्निटी आपको जिता के बेचती है तो आने वाले टाइम में आप उनके लिए क्या काम करना चाहोगे और आपके एजेंडास क्या है? बिल्कुल, मेरा एक एजेंडे में 2-3 काम है। ठीक है। नंबर 1, हम कोई एक ऐसा सिस्टम इन्वॉल्व करेंगे जैसे स्टेट्स में है वकालतनामा, उसकी कॉस्ट जो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 रुपये का टिकट लगता है उस पर।
स्टेट में हर जगह डिफरेंट 500 रुपये है एक वकालतनामे की कॉस्ट। हम सेवी से मिलके जैसे स्टैम्प पेपर मिलते हैं ऐसा कोई सिस्टम इवॉल्व करेंगे जिसमें हमें दिल्ली हाई कोर्ट की भी मदद चाहिएगी। चीफ जस्टिस से मिलके हम और वकालतनामे को लॉयर्स के लिए जो फंड आएगा 500 रुपये का, उसको उस फंड को हम यूज़ करेंगे उनके वेलफेयर के लिए। उसमें स्टेट्स में हर जगह है, जैसे ही केस फाइल होता है तो 500 रुपये का वकालतनामा होता है। तो दिल्ली में फाइलिंग होती है रोज़ की कम से कम हज़ारों की फाइलिंग है दिल्ली के अंदर। तो वो फंड जो आएगा वो स्टेट बार काउंसिल को और बार एसोसिएशन को वो बटेगा। और उससे हम जो वकीलों की जो परेशानियां हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, उनको हम दूर करेंगे। ठीक है। सेकंड पाइपलाइन में मेरे दिमाग में है कि जो यंगस्टर्स आते हैं ज्वाइन करते हैं उनके पास शुरू में ना काम होता है ना पैसा होता है, तो एक स्टाइफंड उनको प्रोवाइड कराया जाए। बिल्कुल। ताकि वो इनिशियल डेज में कम से कम घर से ना मांगे। कम 10,000 रुपया मैं सोच रहा हूँ, जैसे फंड आएंगे उसके ऊपर भी डिपेंड होगा हमारे पास। 10,000 रुपया यंगस्टर्स को कम से कम 2 साल के लिए, ताकि उसको घर से ना मांगना पड़े और कोर्ट में आने जाने के लिए उसको डिपेंडेंसी घर से ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। दूसरा, तीसरा हमारे दिमाग में जो मैं करना चाहूँगा, जो भी एडवोकेट आफ्टर द एज ऑफ 70 अपना लाइसेंस सरेंडर करे तो उसको एक मुश्त रिटायरमेंट का पैसा कॉर्पस, हाँ वो, या मंथली कोई पेंशन, इसके बारे में क्या प्रोविजन हो सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ ना कुछ करके जाना चाहता हूँ इसमें। तो सर आपके जितने भी प्रोमिसेस और एजेंडास है ये काफ़ी विजनरी है। मतलब आप ही लगा लो कि आप बिल्कुल उनको सिक्योर करना चाहते हो कि जब वो एंट्री करता है और जब वो उस प्रोफेशन को छोड़ता है। तो सर मैं तो चाहूँगा जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है वो आपको इलेक्ट करके भेजें, ताकि नेक्स्ट जब टर्म आएगा तो हम आपसे दोबारा से इसी चेयर पे वो क्वेश्चन कर पाएँ कि सर आपने ये काम किए जो आप हमारे ऑडियंस के सामने कह के गए थे। तो सर एक चीज़ और बताओ कि ये तो बात होगी प्रोफेशन कि प्रोफेशन में आप क्या करते हो, किस तरह से करते हो। अगर मैं बात करूं कि मिस्टर राकेश शेरावत जी की, जब आप ये सूट उतार देते हो और फिर आप एक नॉर्मल लाइफ में जीते हो, तो वो क्या फील होती है? क्या आपको कभी फील हुआ कि यार मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में? नहीं, इस प्रोफेशन में यही ब्यूटी है। अच्छा। और लकीली मैं तो इसमें बड़ा लकी रहा हूँ, ना मुझे काम की कभी कोई कमी रही और ईश्वर ने बहुत मान सम्मान भी दिया। बिल्कुल। और जो मेरे फादर ने अचीव किया था, इट्स द ओनली वन एग्जांपल इन द एंटायर इंडिया वेयर फादर वाज आल्सो चेयरमैन एंड सन वाज आल्सो चेयरमैन। तो मुझे ये इतना स्टेबल का मान सम्मान मिला लीगल फैटर्निटी में। बार बार मेरे फादर और मुझे 50 साल से हम बार काउंसिल में जीतते आ रहे हैं। तो मेरे को तो रादर ये लग रहा है कि मैं इसी तरीके से अपनी अंतिम सांस तक ये काम में लगा रहा हूँ और अपने वकील भाइयों की सेवा ऐसे ही करता रहूँ। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और बताओ, इसी चीज़ में मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये तो हो गया, आपने बताया कि भाई मेरी लेगेसी थी, मेरे फादर से मुझे ये मिली, पर कई बार आपने देखा हुआ कि इसी चीज़ का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। वो ये कहेंगे यार इनका तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड नाम है, इन्होंने क्या ही स्ट्रगल देखा होगा। तो कभी आपको लाइफ में ये सब कुछ देखने को मिला? ये बड़ा सरप्राइजिंग हुआ है, मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा। मैंने शुरू से ही इंडिपेंडेंट किया, मेरे फादर का ऑफिस मैंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। मेरे फादर सिविल के एक रिनाउंड लॉयर थे, 30,000 में चैम्बर था। और मैंने शुरू किया क्रिमिनल साइड पे सिर्फ के सूद के साथ, और मेरा चैम्बर पटियाला हाउस में था। मैंने हर वो चीज़ फेस करी जो नया लॉयर फेस करता है, एक्सेप्ट कि मेरे को वर्क को पहले फैच करने में कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई, पर कोर्ट में परफॉर्म जो करना पड़ता है उसके लिए जो मुझे जितना भी एक यंग एडवोकेट को आज करता है, मैंने भी वही किया है। मैंने हर वो हार्डशिप झेली है। हाँ, क्योंकि फैमिली सेटल थी, यहाँ पे फादर थे, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं झेले, लेकिन जो केस में करने में जो नया वकील फेस करता है वो सब मैंने झेला है। अच्छा। तो कभी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपने अपने आप को काफ़ी इमोशनल समझा और आपके मतलब अंदर ये चल रहा था कि यार मैं इस केस को कैसे जितवाऊं? मतलब कुछ ऐसी कभी सिचुएशन आई है लाइफ में? हाँ, क्योंकि हमें ये पता होता है कई मोस्ट ऑफ द केसेस
में वकील को ये पता होता है कि इनोसेंट है। हम्म। पुलिस जो कर मान लो 4 मुलजिम है तो एक को ज़बरदस्ती रख देती है, उनकी वर्किंग है ये। अब जब ऐसा कोई व्यक्ति अंदर होता है और उसको बेल कराने में देरी होती है तो बड़ा कष्ट होता है। अच्छा। हम सोचते हैं कि भाई हमें ये पता है और हम या तो जजेस को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं या इस केस की फैक्ट्स सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस के कारण ये बेचारा जेल के अंदर है विदाउट एनी फॉल्ट। तो उस वक्त थोड़ा सा मन में कष्ट होता है कि भाई एक इनोसेंट आदमी जेल के अंदर है। बिल्कुल। तो सर कभी आपने देखा है कि टसल बनती है कभी पुलिस वर्सेस लॉयर में? हाँ, काफ़ी ये इंसिडेंट हुए हैं, कोर्ट में तो ये होते ही रहते हैं। अच्छा। और कई बारी इसमें गलती पुलिस वालों की होती है क्योंकि थाने में वो बदतमीजी से पेश आते हैं। बिल्कुल। अब थाने में क्योंकि अगर वो आजकल तो खैर फिर भी थोड़ा फ़र्क पड़ गया है, पहले तो बहुत बदतमीजी से पेश आते थे। जब मैं चेयरमैन था मैं जब कमिश्नर पुलिस अस्थाना साहब थे, मैं उनसे मिला था तो उन्होंने संजय सिंह स्पेशल सीपी को स्पेशल डिप्यूट किया था और वो मेरे फ़ोन कॉल पे अवेलेबल रहते थे। अगर किसी भी लॉयर की कोई डिफ़िकल्टी है पुलिस से तो मेरे फ़ोन कॉल पे वो अवेलेबल थे और मैं उनको फ़ोन करता था और मैंने बहुत से एडवोकेट्स के लिए मैंने उनकी जो भी डिफ़िकल्टी थी वो दूर करके दी। अच्छा। और ये टसल एक क्या है कि लीगल प्रोफेशन में पुलिस भी एक सिस्टम का पार्ट है और हम भी हैं, तो ये तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है हमेशा और चलता ही रहेगा। अच्छा। तो सर एक चीज़ और बताओ, देखो ये है ना शायद हर एक आम आदमी का क्वेश्चन हो सकता है और जो शायद हर कोई फील करता है कि जो जस्टिस है वो सही समय पे नहीं मिलता है। जस्टिस मिलते जब वो इंसान शायद यहाँ से चला जाता है, 30-30 साल तक 20-20 साल तक केसेस खींचते हैं। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि आम आदमी के लिए शायद जस्टिस बना ही नहीं है? यस, बिल्कुल। जस्टिस अगर टाइमली ना मिले हाँ। तो वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है और खासकर आम आदमी के लिए। बिल्कुल। अमीर आदमी तो बड़े बड़े वकील करके अपने आप को सिक्योर कर लेता है, पर आम आदमी के केसेस में डिसीजन होने में देरी लगती है, ये बात सच्चाई है। पेंडेंसी है जो केसेस की, और वो जो सफ़र करते हैं वो एक सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है। कुछ अभी चेंजेस आए हुए हैं लॉ में, उसकी तरफ काम किया है गवर्नमेंट ने, उसमें देखते हैं कि अभी रिजल्ट्स क्या होते हैं उनके। पर लेकिन अभी तक का तो सिचुएशन यही है कि जो पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है और सुनवाई होने में 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि सर मैंने एक चीज़ देखी है कि बड़े लोगों के लिए जो पैसे वाले होते हैं उनके लिए कोर्ट रात को भी खुल जाती है। बहुत केसेस हैं, मैं केसेस का नाम नहीं लूँगा। और आम आदमी के लिए वही तारीख लेने में 1-1 साल का समय लग जाता है। तो क्या जो जस्टिस है वो पैसे के ऊपर चलता है या फेयरिटी है? पैसे के ऊपर इतना है कि हाँ, बड़े वकील जो हैं वो तो डेफिनेटली पैसे से ही आएंगे। बिल्कुल। और जिन्होंने इस फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाया है, आप सब जानते हैं, तो वो जब अपीयर होते हैं तो उनको एक इस चीज़ का एडवांटेज तो मिलता ही है। लेकिन इस मामले में भी अभी जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं हमारे सूर्यकांत जी, उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि सबके लिए एक जैसा हो। उन्होंने मेंशनिंग उन्होंने बंद कर दिया है और वो हियरिंग के लिए भी कुछ नॉर्म्स बना रहे हैं। तो होपफुली इस मामले में जुडिशरी भी देख रही है कि भाई इस मामले में काम करना बाकी है और वो किया जा रहा है। बिल्कुल। तो सर आपने इलेक्शन भी लड़े हैं, आपने केसेस भी लड़े हैं, आपने हर चीज़ देखी अपनी लाइफ में। आपने कम से कम 20-30 साल तो मिनिमम इस फील्ड में हो गए होंगे आपको। 35 साल हो गए हैं। तो सर कभी आपको सिस्टम से लड़ना पड़ा है? हाँ, इनिशियली जब तो आप करते हो यंग एडवोकेट्स के लिए तो शुरू में जब वो कोर्ट में जाते हैं तो जजेस उनको सुनते भी नहीं है। ये हमारे साथ भी हुआ है। सारे जजेस नहीं हैं ऐसे, लेकिन कुछ जजेस ऐसे हैं अगर आप अपनी बात कहना चाहो तो वो उनको बोलने भी नहीं देते। तो इनिशियली जब हमारे साथ होता तो हमारे सीनियर लेकिन उस वक्त हमें प्रोटेक्ट करते थे। अच्छा। मैं भी आज के टाइम पे नोटिस करता हूँ तो हम भी खड़े होकर कहते हैं कि जैसा इसको बात तो बोलने दो अपनी। तो ये तो है, सिस्टम से तो थोड़ा बहुत हर एक आदमी को फेस करना ही पड़ता है और इनिशियल डेज पे खासकर। तो कोई भी न्यू बच्चे जो LLB करके आते हैं
शायद कॉलेज में उनको ये चीज़ें ना बताएं, तो आज आप हमारी ऑडियंस के सामने ये चीज़ बता पाओगे कौन से ऐसे 3 ब्रूटल ट्रुथ है जो उनको अपने माइंड में रख के इस प्रोफेशन में आना चाहिए? नंबर 1, पेशेंस। ठीक है, जल्दी से यहाँ कुछ नहीं होना। ठीक है। नंबर 2, हम्म, हार्ड वर्क। हम्म, नंबर 3, हम्म, आपको नॉलेज इतनी अपने अंदर डालनी है कि जब आप बोलो तो दूसरा सिर्फ सुने। सुनिए। तो इतनी नॉलेज आपने इनकलकेट करनी है। हम्म, तो ये 3 चीज़ें जो कर गया हम्म। वो इस प्रोफेशन में कामयाब होगा। काम में हुआ, ये पक्का श्योरिटी है। तो आने वाले 10 साल आप लीग ऑफ फैटर्निटी के लिए कैसे देखते हो? क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हो कि आ सकते हैं, और क्या ये प्रोफेशन आने वाले यंग जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा? नहीं, आज का जो स्टूडेंट है जो लॉ करके आ रहा है, आप ये देखिए जिंदल से जो कर रहे हैं या मैटी से जो कर रहे हैं, उनकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ में ही उनको वो जो ट्रेन किया जाता है, रादर उनको एक्सपोजर जो इंटरनेशनल लेवल पे भी है उनको मुझे नॉलेज में है कि वो टूर कराते हैं, वहाँ का सिस्टम भी दिखाते हैं वो, और मूट कोर्ट है, कोर्ट्स में यहाँ पे विजिट कराते हैं। अब तो बार काउंसिल से भी हम ये सोच रहे हैं कि भाई अपने मेंबर्स को वहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में उनको बताएं, और जो इस प्रोफेशन की समस्याएं हैं वो बच्चे को मेंटली प्रिपेयर पहले से करके हम उनको वहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रिपेयर करें, ताकि जब वो एंटर करे तो फ्रस्ट्रेशन ना हो। तो अब तो काफ़ी काम हो रहा है इसके मामले में। पहले तो बड़ा इसमें बिल्कुल ज़ीरो था, अच्छा। लेकिन अब अच्छा काम हो रहा है इसमें। तो सर अभी आपने ना एथिक्स की बात की, और आप हमेशा ये कहते हो कि एथिक्स नॉन नेगोशिएबल है। तो यंग जनरेशन के जो लॉयर है वो ये समझते हैं कि जीतना ही सब कुछ है। तो आप उनको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बताना चाहोगे कि एथिक्स उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस में कितने हेल्प कर सकती है? नहीं, ये अप्रोच कि जीतना ही है ये तो गलत होता है। अच्छा। अपना केस बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, जो भी उस केस के बारे में बारीकियां हैं उसको आप समझो, अपनी तरफ से उसमें इतना इनपुट डालो, ठीक है, और जज के सामने रखो। यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। ठीक है। जजमेंट तो जज ने देना है। क्या राइट, कई बार जजमेंट जो आता है जरूरी नहीं है कि वो ठीक भी हो। जजमेंट अगर आपके मुताबिक नहीं है तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना। आपका ये है कि हाँ, आपने ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि जज को जो आपने ना बोला हो, ना बताया हो, उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है तो यू कांट डू एनीथिंग। तो ये सिर्फ कि भाई अप्रोच है जीतना ही जीतना है, वो गलत है। अप्रोच ये होनी चाहिए कि मेरे को अपने केस को बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी जज के सामने पेश करना है। ठीक है। तो सर अब हमने जस्टिस की बात करी थी कि आपको अपना बेस्ट देना, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो सर एक चीज़ बताओ जो सबसे ज़्यादा अभी मेरे माइंड में चल रहा है, शायद ये करंट में भी चीज़ थी। आपने देखा हुआ कि कुलदीप सेंगर नाम का जो पॉलिटिशियन था, उसको दिल्ली हाई कोर्ट के जजिस ने बेल दे दी थी, जबकि वो रेप केस में, बहुत ही ब्रूटल रेप केस में अंदर था। तो आपको नहीं लगता कि कभी कभार हमारे जस्टिस से भी गलतियां हो जाती हैं? बाद में सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई थी कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, तो हम इसको दोबारा से रिवोक करते हैं। तो क्या ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं कि जब तक प्रेशर ना डाले तो गलतियां जस्टिस देने में भी हो सकती है? देखिए, बोनाफाइड मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है, अच्छा। लेकिन जो भी जज है जो डिसाइड करता है वो मेरिट्स को कंसिडर करके करता है। अच्छा। उसके हिसाब से जो मेरिट्स पेश किए होंगे जो ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स, केस के मेरिट्स जो है, उनको लगा था कि ठीक है ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का केस है। बात सिर्फ एक्चुअली आज के टाइम पे मीडिया ट्रायल जो हो गया है ना, वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ, हर केस ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी हर एक की कर्टेल होती है। चाहे कोई चोरी के केस में बंद हो, चाहे कोई मर्डर के केस में बंद हो। अगर चोरी के केस में भी अगर उसको बेल नहीं मिल रही है तो उसको भी इक्विवेलेंट राइट है। लेकिन अगर उसका मेरिट पे बन रहा है बेल का केस तो उसको मिलनी चाहिए। अब गलती तो इंसान है, इंसान से अब मेरी अप्रोच कुछ और हो सकती है, उसको मार्शलिंग ऑफ एविडेंस के टाइम पे दूसरी चीज़ की दूसरी हो सकती है। तो ये उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने राइटली वो कहा है कि मे भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उनका डिसीजन सब पे बाइंडिंग है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि भाई इट में भी बोनाफाइड मिस्टेक, गलती हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कोर्ट है
वो इमोशन पे नहीं चलती, वो सिर्फ डाटा पे चलती है, फैक्ट्स पे चलती है। सिर्फ 100% इस मामले में मैं स्टेटमेंट से सहमत हूँ। हम्म। कोई इमोशंस की जगह नहीं होती कोर्ट के अंदर। हम्म। जज सिर्फ जो फाइल के अंदर है हम्म। उसके ऊपर अपना डिसीजन देते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर कोई आम इंसान है, ठीक है, वो किसी ऐसे वकील को कर रहा है और सामने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो बड़े वकील को ले आया, और बेशक गलती उस बड़े वाले की हो, तो अगर आपके पास सिस्टम का थोड़ा सा साथ है, आपके पास पैसे हैं और आपके पास वो रिसोर्सेज है, तो आप जस्टिस को भी पलट सकते हो। देखिए, ये डिपेंड करता है जो जिस जज के सामने वो केस है। अच्छा। कई जजेस होते हैं चाहे सामने जो मर्जी खड़ा हो, उन्होंने मेरिट्स पे डिसाइड करना है। कोई जूनियर भी जाएगा तो उसको वो फाइल तो जजेस को फैक्ट्स पता होते हैं। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे क्योंकि ये कई चीज़ें नोटिस में आई हैं कि जो बिग नेम्स हैं वो थोड़ा बहुत उससे जजेस डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके। हाँ, जब वो पेश होते हैं तो सर, ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आप यंगर जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहोगे? सिर्फ यही देना चाहूँगा कि डेफिनेटली उनको नॉलेज तो है, लेकिन दूसरों को सुने वो। और उनमें जो पेशेंस जो कम है सबसे, जो हमने नोटिस किया है, थोड़ा पेशेंस अपने अंदर रखें तो बहुत बड़ा उनके अंदर चेंज आएगा। अच्छा। इस प्रोफेशन में आज के टाइम पे उनमें सिर्फ हम जो नोटिस करते हैं पेशेंस उनमें नहीं है। और एक सीनियर्स को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये अगर सीनियर्स को रिस्पेक्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में जब वो सीनियर बनेंगे तो उनको उसी हिसाब से रिस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, देखा राकेश सर ने कैसी अपनी चीज़ें रखी हैं हमारे सामने, कि कैसे वो एक प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हुए भी उन्होंने सारे स्ट्रगल अपने लाइफ में देखे हैं, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर का हो, चाहे उनका फर्स्ट केस हो, और कैसे उन्होंने लीगल फ्रेटर्निटी के लिए काम किया है। उन्होंने इस पॉडकास्ट में बताया कि क्या क्या काम उन्होंने अपने टेन्योर में किए। और मैं अपनी सारी ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी आपका जानकार बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में हो, तो राकेश रावत जी के लिए आप सपोर्ट करें और वोट करें, क्योंकि हमने इनसे क्रेडिबिलिटी पूछी है कि इन्होंने किया क्या है, और इन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ हमें बताया कि इन्होंने लॉयर्स के लिए क्या क्या काम किए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो जो आप चाहते हो कि हम राकेश सर से सेकंड एपिसोड में पूछें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। तो आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।